शिक्षा की नींव की शुरुआत जहाँ तालबेट से हुई है, वहाँ सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है, नींव के स्तंभ। और आज सर बहुत अच्छे सरकारी अध्यापक हैं। आज हम लोगों को मौका मिला है, हम लोगों को सौभाग्य। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। सबसे पहले तो मैं अचल सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इन प्यारे प्यारे बच्चों से आपने मेरा संवाद आज कराया। अपना भी छोटा परिचय दे दूँ, मैं श्याम प्रकाश चतुर्वेदी उर्फ श्यामू चौबे नाम से जानते हैं, और अभी मैं ARP के रूप में कार्यरत हूँ, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन। मैं शिक्षा विभाग की ओर से तालबेट ब्लॉक के सभी ग्रामों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। लगभग सभी स्कूलों में निरीक्षण करने के लिए जाता हूँ, वहाँ पर अनुश्रवण करता हूँ कि जो सरकारी योजना है कैसे संचालित हो रही हैं और उनका लाभ अंतिम बच्चे तक पहुँच रहा है कि नहीं। सन 91 में मैंने BSc करी, उसके जस्ट बाद BSc के बच्चों से कोचिंग की शुरुआत की थी। उसके बाद MSc भी किया, LLB किया, LT भी किया लखनऊ से। तो पालन पोषण और पढ़ाई रही है, बाहरी पढ़ाई, उसमें आपको क्या समस्याएं फेस की और कैसे समाधान जो आज के विद्यार्थी करते हैं? इनको लगता है सर कि आप लोग जो रहे हैं, आप लोग बहुत संपन्न परिवार से हर चीज़ समर्थ रही है, जिससे आपको कोई समस्या नहीं आई। जब कोई व्यक्ति एक मध्यम लेवल पे या सफलता के लेवल पर खड़ा होता तो और लोगों को लगता है कि इनका जीवन स्तर ऐसा ही रहा होगा बचपन से, लेकिन ये सारी बातें एकदम जुदा है। मैं आपको बताऊं, 9th क्लास में जब आया तब मुझे जीवन का पहला फुल पैंट पहनने के लिए मिला। हम 3 भाई और एक बहन, पिताजी मर्दन सिंह में जूनियर स्तर के अध्यापक थे। उस समय शिक्षक की सैलरी बहुत कम हुआ करती थी। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि गरीबी कोई बाधा नहीं है आपके सफलता के उच्च शिखर तक पहुंचने के लिए। आपको बता दें कि मेरे पिताजी ने मुझको कक्षा 6 तक पढ़ाया, ट्यूशन मान लीजिए या फिर घर पर पढ़ाना। उसके बाद केवल 7th क्लास में मैं 1 महीने के लिए श्री ब्रज बिहारी उपाध्याय जी के यहाँ गणित की ट्यूशन पढ़ने के लिए गया। उसके बाद मैंने ज़िंदगी में ना ही कोई ट्यूशन ली। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, जो मॉडल पेपर होते थे उस समय भी चलते थे, लेकिन मैंने कोई मॉडल पेपर आज तक नहीं लिया। मैंने डिमांड ही नहीं रखी कि मेरे पिताजी को कोई दिक्कत ऐसा ना लगे, उन्हें यार कि जो है आर्थिक लोड उन्हें पड़े। तो मैंने ना कोई नई किताब ली इंटर तक, जो पुरानी किताबें मिल जाती थी भाई साहब की या किसी अन्य की, तो उनसे ले लिया करता था। आर्थिक स्थिति को थोड़ा ठीक करने के लिए BSc के जस्ट बाद कोचिंग शुरू कर दिया था, और आज मैं ईश्वर की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से आज ठीक ठाक मुकाम पे हूँ। आज तालबेट में मुझे लगभग सभी लोग जानते हैं, क्षेत्र के लोग भी जानते हैं, और अच्छा महसूस होता है जब कुछ किसी बच्चे के लिए या किसी ग्रामवासी के लिए, अपने स्टूडेंट के लिए कुछ करने का सौभाग्य मिलता है। सबसे पहले तो मैं अचल सिंह जी को वास्तव में धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने एक ऐसा मंच उपलब्ध कराया है स्टूडेंट्स के लिए। मैं नहीं, इस मंच से जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जो समाज को कुछ दे सकते हैं, ऐसे व्यक्तित्वों को यहाँ पर लाकर आप लगातार हमारे इन बच्चों को, स्टूडेंट्स को सिंचित कर रहे हैं आप उनके भविष्य के लिए, और निश्चित रूप से आपका यह प्रयास बहुत ही सार्थक होगा, और आपके इन प्रयासों से इन बच्चों का भविष्य बिल्कुल निखरेगा, मुझे ऐसा पूरा भरोसा है। गुरुजी, सवाल कुछ मेल के माध्यम से भी विद्यार्थियों ने भेजे हैं। जैसे कि आप लोग विद्यार्थी मेल भी कर सकते हैं, जो बाहर से देख रहे हैं, जो नहीं आ पाते सेशन में, वो भी GDISTBT1093@gmail.com पर आप लोग अपना सवाल मेल कर सकते हैं और हम गुरुजी से पूछ लेंगे। एक सवाल गुरुजी आया है विद्यार्थी का, जैसे कि माना जाता है कि हर जो भी सफल व्यक्ति होते हैं उनका कहीं ना कहीं से संघर्ष जुड़ा होता है। कोई समस्या रही हो, कोई परिस्थिति ऐसी रही है जिसने उनको एक चुभ गई और वहाँ से डिसाइड कर लिया कि हमें एक मुकाम हासिल जरूर करना है। लेकिन गुरुजी, विद्यार्थी का मानना है कि आप जो रहे हैं सक्षम समर्थ परिवार से, मध्यम वर्ग से रहे हैं, तो आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हमें लगता नहीं आया। तो फिर ऐसा क्या है आपके लिए जो शुरू से मोटिवेशन का काम किया कि नहीं आपको कुछ करना गुजरना है, या मतलब नौकरी का जो सफ़र है उसको थोड़ा साझा करना चाहें? मैंने पहले भी बताया है कि लगता है कि सामने वाले को कोई अर्थाभाव नहीं है, लेकिन वास्तव में किसी भी व्यक्ति के अगर जीवन में आप अतीत में पीछे जाएं तो बहुत सारा
संघर्ष छुपा हुआ है। बिना संघर्ष के कोई भी आगे नहीं बढ़ पाता है। और मैंने आपको बताया कि आर्थिक अभाव मैंने झेले हैं। जूते आज पहनते हैं, जूता भी मुझे काफ़ी बड़ी उम्र में प्राप्त हुआ था। 9th क्लास में जैसे फुल पैंट पहना आप तो महसूस कर सकते, जबकि सर्दियाँ उस समय भी पड़ती थी और ज़ोरदार पड़ती थी। तो स्वेटर, ये सारी की सारी चीज़ें महत्व नहीं रखती कहीं से भी। यदि व्यक्ति के अंदर एक जज्बा पैदा हो जाए, एक जुनून पैदा हो जाए किसी भी सीमा तक जाने का कि मुझे यह प्राप्त करना है, तो बेशक वह पूरा कर सकता है। आपने संघर्ष की बात कही है तो एक छोटा सा एग्जाम्पल सुनाता हूँ। तितली ने अपना बच्चा दिया। अब उसको तितली का बच्चा निकलना था। उसके कुछ बच्चे बैठे थे, गुरुजी बैठे थे। तो गुरुजी थोड़ा काम से निकल गए, बच्चों से बोला कि जब इनका ये जो प्यूपा है बाहर निकलेगा तो आप बिल्कुल उनको हाथ नहीं लगाना, क्योंकि आप हाथ लगा देंगे तो उससे नुकसान हो सकता। अब तितली का बच्चा निकल रहा था तो गुरुजी चले गए और बच्चे देख रहे थे। अचानक से उसको निकलने में तकलीफ हो रही थी तो एक बच्चे से नहीं रहा गया, उसने हाथ लगा के उसको ज़बरदस्ती निकाला गया। जैसे ही निकाला कुछ देर में वो जो बच्चा था वो मर गया। तो इसका मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि आजकल की पीढ़ियाँ, आजकल के माता पिता अपने बच्चों को संघर्ष करना नहीं सिखाते हैं और बिना संघर्ष के व्यक्ति का या बच्चों का व्यक्तित्व जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो बिना संघर्ष के आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो संघर्ष एक नियति है, संघर्ष एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है। आज के संघर्ष कल की सफलता में निश्चित रूप से तब्दील होते हैं, लेकिन ये जो बाधाएं हैं सारी की सारी बाधाएं पर तो मापिक धीरे धीरे छट जाती है। ऐसा मेरा मानना है अनुभव के आधार पर। सन 1903 में ब्रिटिश ओलंपिक कोच ने एक स्टेटमेंट पास किया कि कोई भी व्यक्ति फिजिकली 1 किलोमीटर की दूरी 4 मिनट से कम में पूरी नहीं कर सकता। तो क्या स्थिति बनी होगी? सारे के सारे जो धावक थे, जो रेसर थे, वो ट्रैक पे इसी उम्मीद से जोड़ते थे कि मैं 4 मिनट से जस्ट बाद पूरी कर लूँ। एक बिलीफ सिस्टम ऐसा बन गया। 1956 में 53 साल बाद एक व्यक्ति रोजर बैरिस्टर निकल के आया। उसने 3 मिनट 59 सेकेंड 4 मिली सेकेंड में 1 किलोमीटर की दूरी पूरी तय कर ली। उसके बाद एक बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ, माइंड सेट चेंज हुआ। जैसे ही माइंड सेट चेंज हुआ कि नहीं, 1 किलोमीटर की दूरी 4 मिनट से कम में पूरी की जा सकती है। 1956 से आज 2023 इतने समय में करीब 12,000 से ऊपर लोग 1 किलोमीटर की दूरी 4 मिनट से कम में तय कर चुके हैं। आप मन बना के रखें, आर्थिक बाधाएं बिल्कुल चुनौती नहीं है। सरकार की ओर से लगातार ऐसी सुविधाएं प्राप्त हैं कि जो बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं उनके लिए छात्रवृत्तियां हैं और उच्च शिक्षा में चाहे वो IIT हो चाहे MBBS हो, उन्हें कोई ज़्यादा फीस नहीं लगती। आप अपने बलबूते पर यदि आपको लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूं तो अपना एक फील्ड चयन कीजिए और उसमें आगे बढ़िएगा। गुरुजी, आपका बहुत लंबा समय रहा है, अनुभव कोचिंग का भी आपको रहा, विद्यार्थी कोचिंग में कैसे पढ़ते हैं, स्कूल में भी हैं और आज भी आप देख रहे हैं। तो इस अनुभव के चश्मे से विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करें कि जो आज की सबसे बड़ी समस्या विद्यार्थियों के लिए है कि ड्रीम अपने कैसे बनाएं, अपने सपने कैसे बनाएं, कि किस लाइन में जाएं, कैसे कैरियर बनाएं। तो किन बातों को ध्यान में रख के बताएं, इस बारे में थोड़ा आप चर्चा करें। चल सिंह जी, मेरा ऐसा मानना है कि जो एक अंधी दौड़ चल रही है नौकरियों की या पद प्रतिष्ठा की, तो मुझे नहीं लगता कि कभी समाप्त होने वाली है। और व्यक्ति का या बच्चों का जो भविष्य है, अच्छा जीवन कौशल विकसित करने की कला आ जाए। जरूरी नहीं कोई डॉक्टर के रूप में सेवाएं कर सकता, कोई इंजीनियर के रूप में, कोई किसान के रूप में और कोई सफाई कर्मी के रूप में, कोई एक मैकेनिक के रूप में। तो ये जरूरी नहीं है कि आप नौकरी के पीछे ही भागें। आज विभिन्न क्षेत्र हैं, आज हजारों क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में आगे बढ़ा जा सकता है। पेरेंट्स ये चाहते हैं कि अपने बच्चों को एक निश्चित लाइन पे थोपना चाहते हैं, तो यह बहुत ही गलत परिपाटी है। बच्चों को
पूरा अवसर मिलना चाहिए, उन्हें अपने भविष्य के बारे में सोचने का, झांकने का कि हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं और उस फील्ड की उन्हें सुविधाएं मुहैया कराई जाए। छोटा क्षेत्र भी हो सकता है, बड़ा क्षेत्र भी हो सकता है। तो आप लोग, मैं मानता हूं कि आप लोग अपना क्षेत्र चुन लें। यहाँ पर आप जैसे हैं कंप्यूटर क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तालबट जैसे छोटे से कस्बे में, और कंप्यूटर का इतना वीआईपी प्लेस पे आप लोगों को एक प्लेटफार्म देना बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसे इन्होंने अंजाम दिया है और सफलता के मुकाम पर पहुंचाया है। और आज कोचिंग फलीभूत हो रही है और निश्चित रूप से यहाँ से आप लोग जो प्रशिक्षण लेकर जाएंगे, जो कुछ सीख कर जाएंगे, यदि जुनून के साथ और एक सही मार्गदर्शन जो यहाँ से मिल रहा है उसको पूरी तरह से आप लेकर जाएं, तो निश्चित रूप से आपका भविष्य सुखमय होने वाला है, ऐसी मेरी कामना है। आनंद सर ने एक इंसिडेंट शेयर किया था कि एक समय ऐसा था जब आपका और उनका एक साथ आईएएस में सिलेक्शन हुआ था, दो ही टॉपर रहे थे। तो गुरुजी उन्होंने बताया था कि आपका जो पैसे ऐसे कुछ मांग हुई थी और वो पूरी ना करवाने की वजह से सिलेक्शन रिजेक्ट कर दिया गया था। तो इस बारे में थोड़ा आप कुछ शेयर करना चाहिए। जैसे ही मैंने बीएससी करी, तत्पश्चात मैंने एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया, उसके बाद कोचिंग शुरू कर ही दी थी। मुझे कंपटीशन में बिल्कुल उत्साह नहीं था। तो राहू भाई साहब एक कंपटीशन सक्सेस रिव्यू बुक लाया करते थे, मैंने पढ़ा तो मैं उससे लाभान्वित हुआ और मुझे एक जीवन की दिशा मिली कि क्या होता है कंपटीशन लाइन। उसमें कुछ सैंपल पेपर्स हुआ करते थे, जब उन क्वेश्चंस को पढ़ता था तो मेरी जिज्ञासा पैदा हुई। उसके बाद मैं कंपटीशन लाइन में प्रवेश किया, तो लगभग मैंने 18-19 छोटे बड़े टेस्ट पास किए। उसमें जो आपने बताया तो उसमें यूपीपीसीएस का था, एक इंटरव्यू तक पहुंचा, एक बार नायब तहसीलदार तक पहुंच गया था, एक बार खंड शिक्षा अधिकारी। लेकिन मैं अपनी चूक मानता हूँ, यदि मैं बहुत अच्छा करता इंटरव्यू में तो निश्चित रूप से पास होता। मुझे ऐसा लगता है कुछ सिस्टम की कुछ कमी मान लीजिए, लेकिन मैं ज़्यादातर कमी अपने व्यक्तित्व की मानता हूँ। सचिवालय में भी हो गया था, यूपी सचिवालय में, वहाँ पे 2 स्टेजेस पार कर ली थी और तीसरी स्टेज जो इंटरव्यू था उसमें बाहर हो गया था। लाइफ में पहली बार आपको बताऊं, मैंने जब लखनऊ में गया था सचिवालय के लिए, मैंने कभी पैसे के बारे में कभी नहीं सोचा कि मुझे पैसा देना है। मुझे अपने बलबूते विश्वास था कि मैं इंटरव्यू निकालूंगा, तो मैंने कभी पैसे की बात नहीं करी। मेरे जिया जी थे तो सचिवालय में जरूर यूडीसी की पोस्ट थी, अपर डिविजनल क्लर्क की, तो उसमें 2 स्टेजेस पार करने के बाद इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू अच्छा रहा था, मुझे ऐसा भरोसा था कि मैं पास हो जाऊंगा। तो उसके बाद क्या हुआ, एक जिया जी थे वो वहाँ से जुड़े हुए थे, उन्होंने किसी से बात करवा दी कुछ लेन देन की। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जो बात है इसमें मैं कुछ और कर सकता हूँ, तो मैंने कुछ नहीं किया, वो सिस्टम में नहीं फंसा। फिर क्या हुआ, जब रिजल्ट आया, गर्मियों का टाइम था, फ़ोन आया कि सचिवालय में नहीं हुआ, तब लाइफ में पहली बार मुझे बुरा लगा था। मैं हतोत्साहित हुआ और भी आंखों से आंसू बहने लगे, जो लगातार टप टप करके नीचे बह रहे थे। उसी समय गाना आया, चल अकेला चल अकेला, तो मैं रोता जा रहा था, वो आंसू निकलते जा रहे थे। फिर उसमें कुछ मोटिवेशनल पंक्तियाँ आई, हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते। तो मुझे लगा कि नहीं, अभी मेरा रास्ता बाकी है, मैंने अपना रास्ता पूरा नहीं किया और मैं उसके बाद में पूरा अपने चुस्ती फुर्ती से अपने काम में जुट गया। चंद सिंह जी, एक बात और कहना चाहता हूँ। आज पोस्ट में एक सरकारी शिक्षक का जो दायित्व है, पोस्ट में लोग, समाज ऐसा मानता है कि पद छोटा है, जो मुझे मिल सकते थे पद, लेकिन मैं बड़ा आत्मसंतुष्ट हूँ। मुझे आज भी एक भी बार ये पश्चाताप नहीं हो पाता कि मैं तहसीलदार होता, मैं एसडीएम होता, मैं खंड शिक्षा अधिकारी होता या सचिवालय में नौकरी कर रहा होता। मैं आज यहाँ पर जो हूँ अपने लोगों के बीच में, मुझे अच्छा लगता है। हजारों बच्चों का भविष्य संवारने का यहाँ अवसर मेरे पास है और बच्चे तो वैसे भी कच्ची मिट्टी जैसे होते हैं, आप जैसा उन्हें सेब देंगे वैसे बच्चे ढल जाए। चंद सिंह जी से चाहूँगा कि आप भी और आप इन्हें ऐसा सेब दें जो इनके भविष्य के लिए, इनको पकने पर बहुत ही अच्छा बनाए, समाज उपयोगी बनाए।
दौर होता था जिस समय आप पढ़ाई के अध्ययन में रहे हैं, उस समय भी आप अपने कंपटीशन में तालबेट के स्तर पे या और भी जगह सबसे टॉप रहते थे। और इसके बाद अगली जनरेशन आई तो अपने अपने बच्चों को भी इस तरीके से पालन पोषण, पढ़ाई या जो भी माहौल दिया, वो भी एक तरीके से बहुत अच्छे जगह रहे। आईआईटी में जो रैंक भैया की थी, तो वो रैंक हमें लगता है तालबेट ललितपुर झांसी तक भी मुश्किल ही है। तो ऐसा क्या रहा है शुरू से माहौल, किन बातों का आप विशेष ध्यान रखते हैं कि जो एक जनरेशन अगली जनरेशन बिल्कुल बेहतर रही है, टॉप पे रही है हमेशा? तो ये बातों का थोड़ा शेयर करना चाहिए। तो माता पिता से, अपने दादा दादी से जो संस्कार मिले हैं, उनका भी एक उनका आशीर्वाद बहुत बड़ा महत्व रखता है। बेटा आईआईटी परीक्षा में बैठा 2019 में, और उसकी रैंक 129 ऑल इंडिया रैंक आई थी आईआईटी में। और वास्तव में जब मैं 11th क्लास में उसको कोचिंग के लिए कोटा भेज रहा था, तो मुझे ये लगता था कि शायद निकाल ले आईआईटी में 15,000 साढ़े 15,000 सीटें होती हैं। तो मुझे ये लगता था कि शायद निकाल सकता है, कॉन्फिडेंट नहीं था कि निकाल ही लेगा। जब वो बेटा 5th क्लास में था, पहले उसकी मम्मी पढ़ाती थी उसको, तो उसका राइटिंग जो भी सारे सब्जेक्ट मम्मी ही पढ़ाते थे। 2005 से 2015 तक ब्लॉक अध्यक्ष रहा शिक्षक संघ में। तो मैं थोड़ा सा शिक्षक राजनीति में फंस के, मेरा टाइम ज़्यादातर घर से बाहर निकलता था। उस दौर में भी मैंने कोचिंग बंद नहीं करी। तो मिसेज ने एक रिक्वेस्ट की कि थोड़ा केतन पर भी टाइम दीजिए। तो मुझे और फिर मेरे मित्र शैलेश जैन जी, तो मैं उनसे कहता था कि आपको मैं इसमें यूनियन में ये पद दे रहा ऑडिटर का, आप उस लायक है? तो बोले नहीं भाई साहब, मुझे बिल्कुल पद नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ मैं अपने बेटे को पढ़ाता हूँ। तो उनसे मुझे, मिसेज से और उन शैलेश जैन से मुझे प्रेरणा मिली। मैंने बच्चे को पढ़ाना शुरू किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। रामू भाई साहब का बेटा और ये, तो दोनों लोग एक ही क्लास में थे। मैंने पढ़ाना शुरू किया, फिर आप विश्वास नहीं करेंगे, उनकी पढ़ाई के लिए मैंने कई घंटे टाइम दिया। मैंने व्हाट्सएप नहीं चलाया, फेसबुक भी आईडी 2015 में बनाई थी, उसके 1 साल चला के बंद कर दी थी, कुछ महीने चला के। तो मैं सैंपल पेपर्स निकालता था, नोट्स निकालता था गूगल बाबा से, उनके लिए टेस्ट पेपर बनाता था दोनों बच्चों के लिए, और ये तैयारी करवाता था। तो ये कक्षा मैंने 5 से, और जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी, जब मैं विभागीय कार्यों से फ्री हो जाता था, तो मैं सुबह उन्हें करीब 10 बजे के आसपास दोनों बच्चे बैठ जाते थे, और सीधा शाम को फ्री करता था। बीच में उन्हें बैडमिंटन और वो कैरम वगैरह अपने साथ खिलाता था। नाश्ता पानी उनका वहीं होता था, फ्रूट्स वगैरह जो भी करना, मैं उन दोनों बच्चों के लिए। तो निश्चित रूप से अगर कुछ समय का या पढ़ाई का इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो वह कई गुना होकर निकलता है। और शिक्षा तो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें कुछ लोगों को लगता है कि टाइम वेस्ट जा रहा। मुझे ये लगता है कि शिक्षा एक बहुत ही बड़ी पूंजी है, जो कई गुना आकार में लाभ देती है। तो आप लोग अपना एक पढ़ाई की आदत, एक नियमित दिनचर्या बनाएं, अपना समयबद्धता बनाएं, और एक कंटिन्यूटी बना कर रखें। कंटिन्यूटी का मतलब ऐसा नहीं कि अति उत्साह में आज 12 घंटे पढ़ लिया, 14 घंटे पढ़ लिया, 2-4 दिन पढ़ लिया, रात में जाग लिए, और फिर 2-4 दिन बाद एक ठहराव आ गया कि फिर उतना टाइम ना दे पाए। तो कंटिन्यूटी महत्व रखती है। 12th के बाद क्या करें, किन चीज़ों का कैसे ध्यान रखें कि सही मार्गदर्शन जो भी उपाय, सही लाइन चूज कर पाएँ? क्योंकि सही लाइन जब तक चूज नहीं करेंगे तब तक परेशानी रहेंगे, और यही कारण है हमें लगता है कि ज़्यादातर विद्यार्थी को असफल होने का। तो आप अपने अनुभव से विद्यार्थियों के लिए कुछ ऐसा साझा करना चाहें? सबसे पहले बात करी थी जीवन कौशल पर। लाइनें इंटर के बाद, निश्चित रूप से इंटर के बाद काफ़ी लाइनें खुली होती, और स्नातक के बाद तो लाइनों का अंबार लग जाता। तो सबसे पहले जब बच्चे इंटर में होते हैं, तो एक अबोध बच्चे होते हैं, उन्हें जनरली बच्चों को, खासतौर पे ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे, ना वहाँ पे माता पिता की अपेक्षाएं ज़्यादा जुड़ी होती हैं, बच्चों को भी नहीं पता होता है कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, और एक घिसा पेटा पैटर्न वही आ जाता है कि बीएससी कर लो, बीकॉम कर लो। तो ऐसे इस विषम स्थिति में निश्चित रूप से मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। तो फील्ड क्या, सबसे पहले तो अपनी क्षमताओं को पहचानना होगा कि हमारा स्तर क्या है और हम क्या कर सकते हैं।
एक स्तर होना कोई बुरी बात नहीं है, और स्तर हम क्या बना सकते हैं यह एक चुनौती है। और इस चुनौती को जिसने स्वीकार कर लिया कि हम इतना कुछ कर सकते हैं, तो वह कुछ भी पा सकता है, बस एक सोच होनी चाहिए। तो आजकल काफ़ी क्षेत्र, जैसे आपसे पत्रकारिता चुना, एक अच्छा फील्ड है, इसमें कम लोग जाते हैं, लेकिन आपने चुना। और कुछ लोग जैसे कंप्यूटर वाली फील्ड तो आजकल है ही, जो पैकेजेज वगैरह होते हैं कंप्यूटर फील्ड में आसानी से जॉब मिल जाता है। और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आप इन बच्चों को उसी कंप्यूटर की शिक्षा दे रहे हैं, और यह इनके भविष्य में निश्चित रूप से काफ़ी उपयोगी होगी। अगर आप यहाँ से जो डायरेक्शन, जो दिशा निर्देश और जो शिक्षा आपको मिल रही है, यदि आप इसको लें और इसको लेकर इसका इम्प्लीमेंटेशन करें, ऐसा नहीं कि यहाँ पढ़ के चले गए। अब यहाँ पे पूरी मशीनरी लगी हुई है, तो इस मशीनरी का आप उपयोग करें। केवल ऐसा नहीं कि सर ने आपको बता दिया और आप उतना ही पढ़ लिया। अब इसके बाद आपको चिंतन स्वयं करना होगा कि आखिर हमें करना क्या है इस जीवन में। जो जन्म हमारा हुआ है, क्या केवल खाने पीने के लिए और सोने के लिए हुआ है क्या, या कुछ समाज को देने के लिए हुआ है? तो सबसे पहले तो एक बात सोचनी होगी कि हमें जो चाहिए है, जो हम अपेक्षा रखते हैं, उससे ज़्यादा हमें समाज को, इस राष्ट्र को देना है। अगर ऐसा ध्येय होगा देने का, अब देने का मतलब क्या? अभी आप स्टूडेंट हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए, और जिसका भी जो दायित्व है, जैसे आप जो भी काम कर रहे हैं पूर्ण निष्ठा के साथ अपना काम कर रहे हैं, तो वह देना होता है। आज मान लीजिए मैं सरकारी शिक्षक हूँ, सैलरी मिलती है, नहीं जाऊँ स्कूल, या स्कूल में जाकर नहीं पढ़ाऊँ, तो मैं दे नहीं रहा, फिर जो सैलरी मिलती है तो वो जो है नेगेटिव काम कर सकती है। जैसे आपने कहा है कि हम LLB कर चुके हैं, जैसे इंटर के बाद हमारा भी ख्वाब है कि हम LLB डायरेक्ट कर सकते हैं क्या सर? उस समय 3 साल की LLB की थी, BSc की, MSc की, MSc के बाद LLB करी। तो LLB का मेरा एक टारगेट था, मुझे ये टारगेट था कि सिविल जज की तैयारी करनी है। मेरा एडवोकेट बनने का कोई इरादा नहीं था। उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी के बाद सारे ख्वाब एक एक पत्ते जैसे ढह गए कुछ समय के लिए। एक जॉब लग चुका था टीचिंग लाइन, तो एक आत्मसंतुष्टि वाला जॉब था। तो आपको डायरेक्ट अभी किस क्लास में आप? 11th क्लास में है। 11th में। यस सर। तो आप इंटर के बाद अपना विकल्प चुन सकते हैं, और इंटर के बाद 5 साल के, और अगर ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो 3 साल की LLB। एक क्लेट के माध्यम से होता है, वो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा होती है क्लेट की। तो क्लेट की अगर आप माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं, लॉ करना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ी सी जटिल परीक्षा होती है। आप जानते हैं इधर कंप्यूटर शिक्षा विद्यार्थियों को दी जाती है। कंप्यूटर शिक्षा के बारे में आप कुछ बताना चाहें? कंप्यूटर ब्रांच आपको बताएं, सन 1989 में उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी हुआ करते थे, तो कंप्यूटर को वह बड़े जोर शोर से लाए थे। उस समय उस कार्य की आलोचना होती थी कि जब कंप्यूटर आ जाएंगे तो हमारे देश के जो युवा है, एक बेरोजगारी फैल जाएगी और काम धंधा छिन जाएगा। इतने कंप्यूटर क्रांति होने के बावजूद आज सभी विभागों में आज भी काफ़ी भीड़ रहती है। आपने देखा हो, चाहे बैंक हो, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, चाहे कोई दवा की दुकान हो, इसका उपयोग धीरे धीरे कम नहीं होना, बल्कि कंप्यूटर का उपयोग बढ़ रही है। आप देख लीजिए जरा मोबाइल, अब मोबाइल में क्या है जो कंप्यूटर में, वही चीज़ तो मोबाइल में है। तो कंप्यूटर शिक्षा समय के हिसाब से एक बहुत बड़ी मांग है, और इसका भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल होने वाला है। आप जानते हैं कि जो कंप्यूटर शिक्षा, जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी करें। आज आप देख लीजिए गांव से भी जो लोग कंप्यूटर में दक्ष हैं, वह उन्हें काम आसानी से मिल जाता है। कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन अब जब संख्या बढ़ेगी तो उसमें क्वालिटी भी बढ़ेगी। मान लीजिए अब सभी लोग अगर कंप्यूटर क्षेत्र में दौड़ने लगे, जगह है मान लीजिए 1000 की, और 10,000 बच्चे उसी कंप्यूटर फील्ड में तैयार हो गए, तो क्या होगा? तो फिर जो क्वालिटी है वो इम्पोर्टेंस रखेगी। कंप्यूटर शिक्षा जानने वाले और उसमें कौन ज़्यादा दक्ष है,
तो आप अपने आप को दिन प्रतिदिन निखारिए। आपका एक चुन लिया कि मुझे कंप्यूटर बहुत अच्छा करना, उसकी बारीकियाँ सीखिए आप। और ये जो दौर है वास्तव में बहुत ही अच्छा दौर है। हम लोगों के दौर में तो बुक्स भी कम आती थी और क्षेत्र भी कम हुआ करते थे। आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो आप लोगों का जन्म ऐसे दौर में हुआ कि जब पूरे विश्व में क्रांति का दौर चल रहा है और ऐसे में आप लोग भविष्य की ओर झांक रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी फील्ड है, बशर्ते कि आप लोगों को दिन प्रतिदिन एक एक मिनट का सदुपयोग अपने भविष्य के लिए करना होगा। सर मैं भी कई स्कूल में गया हूँ कई बार, तो मैंने सर देखा है वहाँ पर सर दो तरह के अध्यापक मिले मुझे। एक वो मिले कि भाई मुझे 10 से 4 पढ़ाना पड़ेगा, एक मिले वो जिन्हें पढ़ाना ही है, मतलब मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है सर। तो हमें ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को कोई ऐसी स्कीम चलानी चाहिए कि जो अध्यापक हैं जो पढ़ाने चाहते हैं, एक वो जो टाइम के लिए जाते हैं भाई मुझे 10 से 6 जाना है, एक कहते नहीं मुझे कुछ करना है, बच्चों को कुछ बनाना है, तो उन लोगों की सर कुछ अलग कोई नहीं बनाना चाहिए कि इन लोगों को कुछ अलग फील्ड में डाल दें या उनको कोई इंक्रीमेंट किया जाए कि भाई आप अच्छे हैं, आप कमज़ोर हैं, कोई रेटिंग वगैरह होनी चाहिए। आप जो आप काम कर रहे हैं स्कूल में जाके आपने भी देखा होगा, तो आप भी कोई बताएं ऐसा कोई सुझाव कि लगे कि भाई ये लोग अलग हैं और ये अलग हैं, तो अगर उन लोगों के अंदर कोई प्रेरणा डाल दी जाए तो जो नहीं कर रहे हैं वो भी करेंगे सर। वीर बहादुर जी, आपको बता दें कि एक जैसा कि एक दौर चल रहा, हमारे विद्यालयों में एक निपुण भारत मिशन काम कर रहा है। निपुण भारत मिशन का एक पूरा का पूरा शेड्यूल है, इसको कक्षा 1 से 3 तक अभी लागू किया गया है। अब इसमें क्या है कि पूरा का पूरा एक डे का पूरा शेड्यूल बांट दिया गया है। जो पीरियड है आपको प्रत्येक पीरियड में क्या करना है। कड़ेसरा बांसी विद्यालय में गया था तो वहाँ की एक टीचर है नमन राज के यहाँ मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई दिया स्कूल में वातावरण, साज सज्जा। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने इतना अच्छा कैसे किया, ये बात करीब 2 साल पुरानी है। तो उन्होंने जवाब दिया कि सर मेरी एक बेटी है, इस स्कूल में 142 बच्चे हैं, कुल मिलाकर 143 बच्चों को मैं अपना बच्चा मानती हूँ, अपनी संतान मानती हूँ। तो आप कल्पना कीजिए जो टीचर 142 बच्चों को अपना बच्चे जैसा मान रहा तो निश्चित रूप से कायाकल्प होगा। अब बात आती है समाज में हर टीचर में, मान लीजिए कहीं भी आप देख लीजिए, कुछ लोग एक समय काटने के लिए करते हैं, कुछ लोग पूर्ण मनोयोग से करते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं यार 10 से 4 का टाइम है, जैसे तैसे इसको निकालना है। तो इसका असर सीधा सीधा बच्चों के भविष्य में पड़ता और यह जो मनोवृत्ति बन जाती है, मनोवृत्ति का प्रभाव उनके परिवार पर भी पड़ता। जो समय काटने वाले लोग हैं उनके परिवार के बच्चों में भी यही भाव बचपन से घर करता है कि समय काटना है। तो इसके लिए हमारे विभाग में क्या है, ऐसा कभी कभी विचार रखा जाता है ऊपर से इस तरह से कि ऐसे लोगों को इंक्रीमेंट ना दिया जाए जो अपना काम पूर्ण तन्मयता से नहीं कर रहे। तो पर वहाँ पे क्या होता कि शिक्षक यूनियन जो यूनियन है वो जो है आकर अपना कुछ बात रखती है। तो अभी समय लगेगा, लेकिन परिस्थितियाँ तेजी से बदल रही हैं, परिदृश्य पूरी तरह से बदल रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद में जैसे पहले कुछ अध्यापक लेट लतीफ जाते थे, नहीं भी जाते थे, आज स्थिति बदल चुकी है। आज हम लोग किसी भी विद्यालय में जाते हैं 100% अध्यापक विद्यालय में ही मिलते हैं। तो इतना बदलाव आया है। अब आप देखिए जब जो चीज़ पढ़ाना है उसके लिए बाकायदा प्लान बना की व्यवस्था है। जो आपको आज पढ़ाना है उससे पहले आप बनाइए कि आपको क्या करना है। जब आपने कर लिया वो काम, फिर शिक्षक डायरी में भरिए कि आपने आज दिन भर में क्या किया। तो बहुत तेजी से काम बदल रहा है। अब जब आप स्कूलों में जाएंगे अंतर आ रहा है धीरे धीरे। हमारे मुखिया हैं विजय करण आनंद जी, महानिदेशक जी, उनका मानना है कि मोटिवेटेड करते हैं टीचर्स को, उन्हें आह्वान करते हैं कि आप मुख्य धारा से जुड़ें। और निश्चित रूप से बदलाव हो रहा है और आने वाले समय में पूरी तरह से बेसिक शिक्षा परिषद की व्यवस्था बदली हुई होगी। कि जो भी शिक्षक पढ़ाने के उद्देश्य से अपने विद्यालय में, जिस भी विद्यालय में जा रहे हैं, वो अपने बच्चों को उसी स्कूल में पढ़ाएं, तब जाके स्वाभाविक चीज़ है कि वो विद्यालय की स्थिति जरूर सुधरेगी। आपको बता दें सन 2015 पोस्ट डाली थी
ये जो आप बता रहे हैं ना, मैंने उस फेसबुक पे पोस्ट एक लंबा सा लिख के डाला था कि यदि सारे के सारे सरकारी कर्मचारी, सारे के सारे जनप्रतिनिधि, ऐसा वर्ग और जो ऐसा वर्ग यदि अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाता है तभी उन्हें सुविधाएं दी जाएं, अन्यथा उनकी सारी सुविधाओं पर रोक लगा दी जाए, चुनाव लड़ने के अयोग्य कर दिया जाए, आपको नौकरी के अयोग्य मान लिया जाए। तो उस पर काफ़ी लोगों ने अच्छा कुछ लिखा था। उसके बाद एक कोर्ट से एक आदेश भी हुआ था। कोर्ट ने सरकार से कहा था कि सारे ऐसी व्यवस्था रखी थी कि सारे के सारे कर्मचारी और जो जनप्रतिनिधि वगैरह अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाएं, लेकिन उसका अनुपालन नहीं हो पाया, क्योंकि उससे पीड़ित कौन होने वाला? जो कानून बनाते हैं। कानून बनाने वाला कौन है? विधायिका, नेतागण। अब उनके जब बच्चों पर प्रभावित होने वाली बात आई तो उन्होंने कठोर कानून नहीं बनाया, और निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए, और इसमें सरकार ही कुछ कर सकती है, सरकार और न्यायपालिका। जब तक सरकार एक मन नहीं बनाएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। हायर एजुकेशन की बात अगर करते हैं हम, तो हायर एजुकेशन में हर शिक्षक हो या कोई भी हो, सरकारी विद्यालय में ही एडमिशन की दौड़ में भाग रहे हैं सभी, लेकिन एकेडमिक जो क्लासेस हैं उनमें प्राइवेट की तरफ भाग रहे हैं। तो क्या कब तक कैसा संभव हो सकता है कि कुछ इसमें होगा भी बदलाव? शिक्षा नीति में क्या बदलाव? जैसे IIT हो, चाहे मेडिकल इंस्टीट्यूट हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह हो, ये सारे के सारे क्या है? सरकारी। प्राइवेट स्कूलों में कोई नहीं पढ़ाना चाहता। तो अब प्राइवेट स्कूलों पे थोड़ी सी, जब पेरेंट्स को ऐसा काम कम हो रहा है तो वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की ओर ले जाते हैं। लेकिन अभी 1-2 साल में, जैसे DC रोड तालबेट का है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, और ये सरकारी स्कूल है, वहाँ पर काफ़ी पेरेंट्स ने अपने बच्चों के नाम प्राइवेट स्कूलों से कटवा कर वहाँ पर दर्ज करा है। तो अब मुझे लगता है कि माहौल बदल रहा है, और आप लोगों को इससे हतोत्साहित नहीं होना। जो गांव के बच्चे हैं वो संघर्षशील ज़्यादा होते हैं, बशर्ते कि अपना मनोबल बढ़ाए रखें। जब गांव के बच्चे पढ़ने के लिए 10-10, 12-12 किलोमीटर दूर से साइकिल से आते हैं या किसी अन्य साधन से आते हैं, तब वह संघर्ष कर रहे होते हैं। और यही संघर्ष अब अगर आपने अपनी ज़िंदगी में डिफाइन कर लिया, परिभाषित कर लिया इसको, तो आप लोगों का भविष्य जो है वो बहुत ही सुखद होने वाला है, बशर्ते कि अपने मनोबल को कमज़ोर न माना जाए, दूसरों से तुलना न की जाए कि यार इनका जीवन स्तर ऐसा है, मेरा जीवन स्तर ऐसा है। आप उन्हें एक चुनौती मानिए, चैलेंज मानिए, तो निश्चित रूप से आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसा मेरा मानना है। तो ये हमने PG जो है मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म पत्रकारिता फील्ड में किया है, जबकि पत्रकारिता फील्ड जैसे हमने एजेंसी ली तो वहाँ पे चीज़ों को पसंद नहीं आया, तो फिर हमने इस अपने हिसाब से कि एजुकेशन फील्ड में हमें काम करना है, लेकिन पत्रकारिता प्लस एजुकेशन का एक नया रास्ता निकाला, कॉफ़ी विद GTS इनिशिएटिव। इससे विद्यार्थियों को भी चल रहा है और हमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि डिजिटल में हमें इंटरेस्ट था हमेशा से, तो ये विद्यार्थी इसमें अपना कर सकते हैं। और कॉफ़ी विद GTS का आउटपुट कैसा रहेगा, इस बारे में थोड़ा कुछ बताएं। तो जब आपने मुझे इनवाइट भी नहीं किया था, और मैंने रामू भाई साहब का जब पहली बार देखा था, उस समय फेसबुक से आपसे नहीं जुड़ा था शायद, जब फेसबुक से आपसे जुड़ा तो मुझे देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आपका जो ये है, ये जो कार्यक्रम है, मुझे तो पहली नज़र में पसंद आया था कि आप विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को, या समाज में जिनका किसी न किसी रूप में योगदान है, जब वो लोग आते हैं तो निश्चित रूप से स्वयं भी मोटिवेटेड होते हैं और स्टूडेंट्स भी मोटिवेटेड होते हैं। तो मेरा मानना है कि आप इस कार्य को जारी रखिएगा, इसमें और अन्य क्षेत्रों के लोगों को भी जोड़ा जाए, तो ग्रामीण परिवेश से जुड़े लोग, जनप्रतिनिधि वगैरह भी, अलग अलग विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञ, कुछ अच्छे क्षेत्र में काम करने वाले, जैसे मान लीजिए किसी का काम कारपेंटरी में इंटरेस्ट है, और अगर मान लीजिए कोई मैकेनिक आता है, उच्च कोटि का मैकेनिक, जब वो अपनी बात रखता है तो मोटिवेशन ऐसे लोगों को भी मिलता है। कैसे अपने आप को पढ़ाई के प्रति हमेशा जुनून रखें? मैं अपने अनुभव के आधार पे कुछ चीज़ों से बचने की सलाह दूंगा। आपको सफल अगर होना है, कोई भी काम, एक जीवन से जुड़ा कोई भी क्षेत्र हो सकता है, यदि आपको अपने पथ पे अच्छी तरह से भली भांति कुशलता से चलना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो व्यसन, कोई भी, चाहे वो गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, क्योंकि मैं स्वयं उसका लती हो गया था बीच में। MSc लॉ तक मैं कुछ नहीं करता था,
फिर वो दांत दर्द करने के चक्कर में माता जी ने बोला कि तंबाकू रख लो, मैंने रखी तो उससे एक आदत बन गई और वो मेरे पढ़ाई में बहुत बड़ा अवरोध साबित हुई, मुझे ऐसा लगता है। तो आप लोग सबसे पहले यदि जीवन अच्छा बनाना चाहते, किसी अपने निर्धारित फील्ड को में सफल होना चाहते, तो आपको व्यसन से 100% तौबा कर लीजिए कि मुझे किसी व्यसन का कभी कोई उपयोग करना ही नहीं है। दूसरी बात, प्रेम, वासना, ये लगता है एक शौक, लगता उम्र का पड़ाव ऐसा होता है कि जागृति आती है, ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए। तो हरे, पीले, नीले इन चीज़ों से पूरी तरह से दूर रखना होगा। आप देखें जरा गुरुकुल की ओर नजर डालें, गुरुकुल में क्या होता था? 25 वर्ष तक के लिए बच्चे सौंप दिए जाते थे गुरुजी को, बिल्कुल एकांत में रहते थे, ब्रह्मचर्य से रहते थे। तो लगता है समय की अंधी दौड़ है। आज कुछ भी आप मोबाइल पर डालिए, वहाँ से ऐसी सामग्री निकल के आती कि मन बरबस खिंचा चला था। तो अपने आप को बचाना होगा, बहुत ही खतरनाक दौर है बच्चों। यदि अश्लील साहित्य या सामग्री के फेर में पड़ गए जाने अनजाने, पता नहीं चलेगा कि कब कितना नीचे चले गए और ऊपर तक आने का रास्ता पार करने का बिल्कुल समय नहीं लगेगा। तो मैंने अनुभव बता रहा है, पढ़ी हुई चीज़ नहीं बता रहा अचल जी, मैंने स्वयं अनुभव किया कि इन चीज़ों से मैंने अपना जहाँ तक पहुँच सकता था वो उस स्थान तक नहीं पहुँच पाया। तो ऐसे एक पॉइंट रहे। तो इन चीज़ों से अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना, बचने की कोशिश करना। एक अपने आप को दिखावा करना कि दूसरा यदि आईआईटी की तैयारी कर रहा तो मुझे भी आईआईटी की तैयारी करना। अपनी कैपेसिटी, अपनी हैसियत है अथवा नहीं है, तो आप क्या है, जो आप है अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को हर व्यक्ति यूनिक होता। आप जानते हैं आपके अंदर कोई क्वालिटी होगी, इनके अंदर कोई क्वालिटी होती, हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग होता। हमें क्या करना, समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, पूरी तरह से इस विचार को परे कर दीजिए। हमें क्या अच्छा लग रहा, बशर्ते कि हमारा जो विचार है वह गलत नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी को जुआ खेलना अच्छा लग रहा, तो उसमें नुकसान भी तो शामिल है परिवार का। तो आपको अगर अपने आप में संतुष्ट है कि ये काम मैं अच्छा कर रहा, ये मेरे लिए उपयोगी साबित हो सकता, तो आप ऐसे काम को पकड़ कर रखिएगा। तो इन चीज़ों से बचने की सलाह है। फिर अब आपको अपने टारगेट तक ले जाने वाली चीज़ें कौन सी हैं, उन पर थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात है डिजायर, एक दृढ़ इच्छा शक्ति। कोई भी आपने टॉपिक चुन लिया, कोई भी फील्ड आपने चयन कर ली कि हमें इस क्षेत्र में जाना है, तो एक दृढ़ इच्छा शक्ति। आप सोच लीजिए, अभी तक देख लीजिए, हम वहीं पहुंच सकते हैं जहां तक हम सोचा हो। जहां हम कल्पना ही नहीं करें कि हमें यहाँ जाना, वहां कैसे पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले बात आपको क्या करना होगा, अपना एक मिशन बनाना होगा, गोल बनाना होगा, टारगेट बनाना होगा। कूट कूट के दृढ़ इच्छा कि मैं ये कर सकता हूं, मैं करूंगा। उसके लिए एक नियमित कार्य योजना। मैंने काफी लोगों को देखा है, मैं भी ऐसा हुआ करता था किसी जमाने में। सो को उठते थे, सुबह सो को उठे तो कोई पता नहीं होता था कि मुझे क्या करना। जब आपको ये पता नहीं रहेगा कि हमें क्या करना, तो निश्चित रूप से आपका दिन खराब होने वाला है। उस दिन की उपलब्धि लगभग शून्य होगी या कमतर होगी या नेगेटिव भी हो सकती। तो सबसे पहले रात में सोने के पहले जब भी आप सोते हैं, एक टू डू लिस्ट तैयार कीजिए। अपने 2-4 काम, हमें क्या करना, पढ़ाई से रिलेटेड हो सकते, कुछ अपने घर की जिम्मेदारियों से युक्त हो सकते। तो अपना काम डिसाइड कीजिए, लिख लीजिए उनको एक पेपर में कि कल मुझे ये काम करना। जब आप कुछ प्रोग्राम बना के सोएंगे कि हमें कल ये करना, तो आप उत्साहित रहेंगे। दूसरे दिन सुबह उठे, 2 सेकंड के लिए, केवल 2 सेकंड के लिए उस ईश्वर का शुक्रिया अदा कर दीजिए जिसने हमें मनुष्य के रूप में जन्म दिया। आज
हाथ पैर सलामत हैं, आंखें बढ़िया है, कान भी बढ़िया है, शरीर सारे के सारे अंग अच्छा कार्य कर रहे हैं। 84 लाख योनियों में ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाया, वो भी पूर्ण स्वस्थ मनुष्य बनाया। तो उसका सबसे पहले उठ के 2 सेकंड के लिए भगवान को याद करके शुक्रिया अदा कीजिए। अपना जो लिस्ट बनाई थी, कैसे बनाई थी, और जो गोल बनाए थे, वो ऐसे पॉइंट बनाना जो हम पूरा कर सकते। जब आप वो जैसे मान लीजिए 4 आपने पॉइंट बनाए थे, आपने जब 4 पॉइंट पूरे कर लिए, फिर रात में फिर विश्लेषण कीजिए कि जो 4 पॉइंट या 5 पॉइंट हमने बनाए थे पूरे किए। जब आप यदि पूरे कर लिए होंगे तो आप उत्साहित होंगे, आप जोश से भर गए होंगे। और यदि कुछ चूक हुई तो उन पॉइंटों पे आप देखिए कि ये पॉइंट हमने क्यों पूरे नहीं कर पाए, उसको चैलेंज के रूप में स्वीकार कीजिए। तो निश्चित रूप से आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा होगा। आपका ये जो लक्ष्य है आपको घटता हुआ महसूस होने लगेगा। तो ये हो गया। इसके बाद एक बढ़िया सी मुस्कुराहट। एक मुस्कुराहट से क्या होता, हमारा जो तनाव है गायब हो जाता। जब कभी कोई टेंशन तो सबको आता, बढ़िया टेंशन आए, एक गहरी सी सांस खींच लीजिए, थोड़ा मुस्कुरा लीजिए एकांत में बैठ के, फिर आप देखिए आपकी समस्या कम लगने लगी। फिर कोई परेशानी सामने है, हमारे अंदर कोई समस्या है। एक अकबर बीरबल वाला छोटा सा प्रसंग सुना रहा। अकबर और बीरबल बैठे थे। अकबर किसी समस्या से परेशान थे, बहुत परेशान, यहाँ से वहाँ घूम रहे। बोले बीरबल आज मैं बहुत परेशान हूँ, कोई ऐसी बात है जिससे ये लगे अगर हम दुख में हो तो ऐसा लगने लगे कि आनंद की अनुभूति होने लगे थोड़ी, और अगर बहुत घोर सुख में हो तो ऐसा लगे कि दुख भी आ गया हो। तो बीरबल बोले कि महाराज केवल 2 शब्द बोल लीजिए, 2-4 शब्द, यह समय नहीं रहेगा, यह समय नहीं रहेगा। जब आप सोचेंगे दुख है, यह समय नहीं रहेगा, तो आपको सुख की अनुभूति होने लगेगी। हर काली रात के बाद एक सूरज की रोशनी वाली सुबह भी होती कि नहीं होती। हर पतझड़ के बाद बसंत भी आता है। तो जो आपकी परेशानी है, कभी मन मायूस होता है, सबका होता, अभी भी हम लोगों का भी होता होगा। कोई दौर ऐसा रहता है जब अपने आप को एक कमतर आंकते, एक आम औसत आदमी से ये लगता है यार कि हम बहुत कमजोर हैं इस क्षेत्र में, या फिर अपने आप को मायूस पाते। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, यह समय नहीं रहेगा। जब आप ऐसा मान लेंगे तो वो समय छट जाएगा, आप अपने जोश से पूरी तरह से लबरेज हो जाएंगे। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। वह क्या मतलब हुआ, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या। रास्ता तो है, अगर रास्ते में कांटे ना बिखरे हो तो चलने में पता चलेगा क्या। और तैराक कब अच्छा माना जाएगा, शांत जल में तो कोई भी तैर सकता। जब धाराएं विपरीत बह रही हो और तैर के दिखाओ, तब आपको एक कुशल नाविक माना जाएगा। और आप लोगों का भी ये चैलेंज है, आप लोगों को इस संक्रमण समय चल रहा, इस दौर से आपको कुछ बनने का, कुछ करने का, अपने आप को कुशल तैराक साबित करने का। तो अपने आप को कुशल तैराक साबित कीजिए। कैसे बाधाएं पूरी कर पाओगे, जब जो पॉइंट हैं, कुछ अच्छी बातें, उनको अपने व्यक्तित्व में लाना होगा। कहने के लिए सत्य बोलना, ईमानदारी, इंटीग्रिटी, ये चीज़ें ऐसी हैं कि लगता है कि इन चीज़ों का क्या मूल्य है, लेकिन ये चीज़ें आपको अंदर से मजबूत बनाती। तो अपने आप को प्रयास कीजिए, सत्य बोलने का, ईमानदार बने रहने का, ये मजबूत बनाती है, आपकी पर्सनालिटी त्यागी बनाती है आपको। और आज हर फील्ड में कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन असंभव नहीं है। तो आप जिस फील्ड को में दौड़ेंगे निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे, बशर्ते कि अपना धैर्य संयम बना के रखें। गुरुजी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कॉफ़ी विद GDIS में आने के लिए, हम सबको बहुत अच्छा लगा। आपने जिस सम्मान से बुलाया मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मैं चाहूँगा कि यहाँ से जो मोटिवेशन का एक मैसेज जाएगा वह आगे तक जाए और बच्चे इससे लाभान्वित हों।
और आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जो आपने मुझे यहाँ बच्चों के बीच में बोलने का अवसर दिया। गुरुजी, अंत में कोई संदेश विद्यार्थियों के लिए, और साथ में जो ऊर्जा के साथ इस उम्र में भी आप इस ऊर्जा के साथ रहते, ये ऊर्जा का कुछ राज विद्यार्थियों को शेयर करना चाहें? नहीं, सबसे पहले तो मैं बच्चों को एक जो पुराना श्लोक है उसी के रूप में बताना चाहूँगा कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा ततैश्चा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो सबसे पहले जो विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं, उन 5 लक्षणों को अपने अंदर से जाने ना दें। काक चेष्टा का मतलब क्या है? कौआ जैसा चेष्टा, कुछ पाने की इच्छा। बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान। जब वो शिकार करने के लिए बैठता तो बिना अपने आप को ऐसे कांस्टेंट बना लेता कि कुछ एहसास नहीं होता कि डेड है या वैसा कुछ में कुछ हलचल है। और तीसरा स्वान निद्रा, कुत्ता की नींद कैसी होती? सो रहा होगा, अगर थोड़ी सी भी आवाज़ होगी तो बिल्कुल तुरंत जाग जाएगा, तुरंत उठ के खड़ा हो जाएगा। अल्पाहारी गृह त्यागी, अब आप लोग अपने घर से यहाँ दूर बैठे आज दिन भर के लिए, तो ये गृह त्यागी जैसा ही तो है। तो इन 5 सूत्रों को अपने मस्तिष्क में रखना होगा, अपने कार्य व्यवहार में अपनाना होगा, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और जो आप कह रहे थे मोटिवेटेड रहने का, तो मैंने कुछ समय से मोटिवेटेड वीडियो देखना शुरू किया है। कुछ कमियां हर व्यक्तित्व में होती हैं, तो मेरे अंदर भी काफ़ी खामियां थी। अब उन खामियों को धीरे धीरे सुधारने का प्रयास कर रहा हूं। मैं सभी के पास बैठता हूं, महिलाओं के पास बैठता हूं, चूँकि टीचर हमारे विभाग में 70% से ज़्यादा है। स्टूडेंट्स के बीच में भी रहता हूं, बुजुर्गों के बीच में भी बैठता हूं। मुझे जो अच्छे लगते हैं उनके सभी के बीच में मैं बैठता हूं और सभी से कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करता हूं। तो उससे निश्चित रूप से अपना आत्मबल बनाए रखने में मजबूती मिलती है और हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिलता। यहाँ आए आप लोगों से भी कुछ सीखने के लिए मुझे मिला होगा, वो मैं महसूस कर सकता हूँ। तो हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, तो आप उसको ग्रहण करने की कला आना चाहिए बस, कि कैसे हमें इससे कुछ लेना। दूसरे पे ब्लेम करना छोड़ दीजिए। कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स पे ब्लेम करते कि इन्होंने मुझे इसमें साइंस साइड में एडमिशन नहीं दिलाया, इन्होंने कोचिंग नहीं दिलाई। आज जो हैं या जो भविष्य में रहेंगे उसका जवाब दे केवल मैं और मैं हूं, ऐसा ही मानना होगा। यदि आप ब्लेम दूसरों पे करेंगे, समाज पे करेंगे, सरकार पे करेंगे, माता पिता पे करेंगे, भाई बहन पे, तो समझ लीजिए कि आप वो नहीं बन पाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। तो जो भी हो रहा है उसका जवाबदेही कौन लेगा? मैं स्वयं। आज जो मैं हूं किस कारण से हूं? स्वयं के कारण। ठीक है ना? जब कोई अच्छा काम हो जाए तो पूरी टीम की जिम्मेदारी, और गलत हो जाए तो मैं स्वयं इसका जवाब दे, मेरी वजह से ऐसा हुआ। जब आप अपने आप को ऐसा मान लेंगे तो निश्चित रूप से आप मनोबल से बने रहेंगे। आपके अंदर जो ऊर्जा संचार है, आप डायनेमिक बने रहेंगे हमेशा। भाई अजय सिंह जी ने आज यहाँ इस GDIS इंस्टीट्यूट में जो समय दिया, जो सम्मान दिया, उसके लिए मैं बहुत ही अभिभूत हूँ। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आप तालबेट क्षेत्र की कुछ अलग अलग विषयों के विशेषज्ञों को अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऐसे ही लाते रहें और बच्चों को लगातार मार्गदर्शन प्रदान करवाते रहें, तो बहुत ही अच्छा होगा। और वास्तव में इन बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा लगा, सुखद लगा, और यह जो ताजगी है मेरे जीवन में, इसका समावेश बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे बच्चों को और उनको गुरु जी अजय सिंह जी, बहुत बहुत